हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। वेक्टर आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा साइंस में। वेक्टर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड वाले तो उसकी लेंथ या वैल्यू और डायरेक्शन उसकी दिशा। तो इसको हम उन क्वांटिटीज को वेक्टर कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं जो डायरेक्शन भी दिखाती हो और उनका कोई मैग्नीट्यूड भी हो। इसको हम एग्जांपल देखना चाहो तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, वेलोसिटी आ सकता है और फोर्स भी आ सकता है, एक्सेट्रा। मतलब जिनमें डायरेक्शन भी होती है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है उसके साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। इसको डिनोट करने के लिए हम इसके ऊपर एरो लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसके सिंबल में, आप ए बी हमारा एक लाइन है और उसके ऊपर एरो लगा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन भी है ए से बी। अगर बी ए लिखेंगे और उसके ऊपर लाइन लगाएंगे तो वो बी टू ए हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर सेम नहीं है, अपोजिट वेक्टर है। ऐसे अगर हम उसको स्मॉल लेटर से दिखाना चाहें तो इस तरह से भी डिनोट किया जाता है इसको। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो वेक्टर है ये आपका क्या है, एक स्मॉल वेक्टर है। इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर हम वो वेक्टर होता है जैसे कि वेक्टर ए बी है जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आर कॉल्ड इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। ए बी वेक्टर में ए इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और टर्मिनल पॉइंट द पॉइंट एट विच द वेक्टर ए बी एंड्स। और जहां पे जाके ये एंड होगा जैसे कि बी पॉइंट है तो उसको कहेंगे हम टर्मिनल पॉइंट। क्लियर है? अगर आप इसको पिक्चर से देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। जैसे ये हम बनाए यहाँ पे एक ए बी वेक्टर, तो ए एरो लगाएंगे ये हम ऐसे, तो ए इसका हो गया इनिशियल पॉइंट और बी हो गया इसका फाइनल पॉइंट। तो ए बी वेक्टर है, ए हो गया इसका इनिशियल पॉइंट और बी हो गया इसका टर्मिनल पॉइंट। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उस डिस्टेंस को कहते हैं। जैसे ए बी की लेंथ है, मान लो ये 4 यूनिट की लेंथ है इसकी, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4। तो द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। और इसको डिनोट करते हैं हम मॉडुलस के अंदर वेक्टर लिख के। ठीक है, अब ये वेक्टर है ए बी, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर ए बी का, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 4। ये लेंथ को डिनोट करता है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। लेंथ को हम कभी नेगेटिव नहीं लेते। आगे पोजीशन वेक्टर, किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर उसको पोजीशन को इंडिकेट करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर हम मान लो कोई हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है P, उसके कोई कोऑर्डिनेट है 2 1 1, अभी 2 डायमेंशनल में देख लें, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो विद रिस्पेक्ट टू O यानी ओरिजिन, जिसका हमारे पास 0 0 कोऑर्डिनेट होता है। तो जो OP है इसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और इसको निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 2 - 0 आई कैप, अभी आई जे आगे पढ़ेंगे हम, और 1 - 0 जे कैप। तो 2 - 0 करोगे तो 2 आई और 1 जे, तो ये बन जाएगा आपका इसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी का। तो लेट पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, देन द वेक्टर ओपी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मतलब हम 0 0 0 से लेते हैं। अब 0 से कुछ भी माइनस करोगे तो वही आ जाता है, इसलिए हम सीधा ही लिख देते हैं एक्स आई वाई जे जेड के, राइट। ये आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो। यहाँ पे आपको पॉइंट पी दिख रहा है पहली फिगर में, और तो ये पॉइंट पी दिख रहा है आपको। पॉइंट पी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो ये लाइन बनी है ये कहलाएगी आपकी पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली एंगल के कॉस वैल्यू को कहते हैं। द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जितने डिग्री का वो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, उसकी कॉस वैल्यू को ही हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। ये डायरेक्शन एंगल्स हो गए, कौन से, अल्फा बीटा गामा। द कॉस वैल्यू, कोसाइन वैल्यू ऑफ दीज एंगल आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। उन्हीं की कॉस वैल्यू को हम डीसी, शॉर्ट में डीसी भी कहते हैं।
डायरेक्शन कोसाइंस, और इनको हम जनरली एल, एम और एन, मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ होता है वो एल, जो वाई एक्सिस का कॉस वैल्यू होती है वो एम, और जो जेड एक्सिस की कॉस वैल्यू होती है वो एन से डिनोट करते हैं। और अभी आप आगे पढ़ोगे कि इनका रिलेशनशिप होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, दोनों का सम जो है वो हमेशा 1 मिलेगा आपको। डायरेक्शन रेशियोज जो हमारा एक्स वाई जेड होते हैं वही आते हैं निकल के। मान लो कोई हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है कोई 2i 3j 4k, ये कोई वेक्टर दिया हो, तो ये आगे जो ये लिखे हुए हैं 2 3 4, ये ही हमारे बनेंगे डीआर यानी डायरेक्शन रेशियोज। अगर हमें इनको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो हमें पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में, कि वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो इसको हमें पहले मैग्नीट्यूड को 1 करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालने का भी तरीका बताया था मैंने आपको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे सिंबल होता है और उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 9 प्लस 16 समथिंग 29 रूट 29। तो हम इसके वेक्टर को, जिसको हम ए कैप कहते हैं, वेक्टर ए को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ये बन जाएगा 2 बाय रूट 29 आई कैप, 3 बाय रूट 29 जे कैप और 4 बाय रूट 29 के कैप। जब ये यूनिट वेक्टर बन गया, अब जो इसके आगे ये वैल्यूज आई हैं ये बनेंगी इसकी डीसी, 2 बाय रूट 29, 3 बाय रूट 29, 4 बाय रूट 29। तो इसके डीसी हो जाएंगे 2 बाय रूट 29, 3 बाय रूट 29 और 4 बाय रूट 29, जबकि डीआर से इसके 2 3 4, राइट। ये निकालने का तरीका भी क्वेश्चंस भी आएंगे आगे, इनमें क्या फर्क होता है, जरा सा फर्क है, उसमें यूनिट वेक्टर बना के बताते हैं और इसमें डायरेक्ट हम बता सकते हैं डीआर को। तो 3 टॉपिक आए हैं इस पे स्लाइड पे हमारे। पहला पोजीशन वेक्टर जो कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, डीसीस जो एंगल इनके एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ बनते हैं उसकी कॉस वैल्यू को डीसीस कहते हैं, और डीआर द नंबर एलआर एमआर एंड एनआर व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू डीसीस, जो नंबर प्रोपोर्शनल टू डीसी आर कॉल्ड डीआर। ये डेफिनेशन है, लेकिन निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अभी क्वेश्चन में और क्लियर हो जाए। आइए आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला आ गया, ये अभी रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, डीसी का रिलेशनशिप होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तीनों के स्क्वायर का सम। अभी हमने एक डीसी निकाले थे, तो अगर उन तीनों का स्क्वायर भी करोगे, एक था 2 बाय रूट 29, एक था 3 बाय रूट 29 और एक था 4 बाय रूट 29, इनके स्क्वायर्स का सम करके देखो तो आपको पता लगेगा कि आंसर 1 ही आता है। तो ये रिलेशनशिप होता है। तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 29, ऊपर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 29, ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 29। जब आप एलसीएम लोगे तो 29 बाय 29 आएगा जो कि कट के 1। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारे पास 5-6 टाइप के वेक्टर्स होते हैं। पहला जीरो वेक्टर, नाम से पता लग रहा है, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0। तो दोज वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही हो और एंड पॉइंट भी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ना हो, लेंथ ना हो, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। इसको हम जीरो के ऊपर एरो लगा के भी दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, सिंपल है। यूनिट वेक्टर, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ 1 यूनिट हो, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको हम जनरली ऊपर कैप लगा के, ए कैप, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर निकालने का, कि किसी भी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है हमें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, उसकी डायरेक्शन। को इनिशियल वेक्टर, वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, 2 और मोर वेक्टर हैविंग कॉमन या सेम इनिशियल पॉइंट। अगर आप बना के देखना चाहते हो तो इधर देख सकते हो, अगर मान लो एक वेक्टर ये जा रहा है ए और एक वेक्टर ये जा रहा है बी, हैविंग द इनिशियल कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट इज, इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, ए का भी और बी का, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो गए, स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉमन, आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो ध्यान से समझना। 2 और मोर वेक्टर आर कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। 2 वेक्टर पैरेलल होने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना उसका हम मैग्नीट्यूड देखते हैं कि बराबर है या नहीं है, ना हम उसकी डायरेक्शन देखते हैं कि सेम है या अपोजिट है, बस पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल, किसी एक लाइन को अगर कोई 2 वेक्टर पैरेलल है, मान लीजिए एक लाइन जा रही है और इसके ऊपर ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल,
चाहे इसकी डायरेक्शन इधर जा रही हो और इसकी डायरेक्शन इधर जा रही हो, स्टिल दे आर कॉल्ड कोलिनियर इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो कोलिनियर, those vectors या two or more vectors are called collinear if they are parallel to same line irrespective of their magnitude and direction. Right? अभी एग्जांपल देखेंगे, हम एक्सरसाइज में आएंगे क्वेश्चन, तो हम वहां पे क्लियर कर देंगे. आइए नेक्स्ट करते हैं. इक्वल वेक्टर. टू वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. यहाँ पे दोनों चीजें देखनी है. कोलिनियर में दोनों ही नहीं देखनी थी, ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड. यहाँ पे दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम. तो टू वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट से हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, चाहे वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, चाहे वो अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, बट उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव है, उल्टा हो जाएगा, मतलब अगर ये इधर जा रहा है तो उतना ही इधर जाना चाहिए, तो ये इसका नेगेटिव माना जाएगा. तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट. इसमें एग्जांपल है ए बी और माइनस बी. तो ये क्या हो गई, ए और माइनस ए कर लो, ए एंड माइनस ए आर कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. राइट? एक्सरसाइज देखते हैं. पहली एक्सरसाइज आ रही है आपकी 10.1. वो कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. अब अगर हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो हमें पता है कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ बनता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है. हमें 30 डिग्री ईस्ट जाना है ऑफ नॉर्थ. ये नॉर्थ है, इसके 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाना है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ. तो मतलब ये हमारा जो ये वाला एंगल है, ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री और 40 किलोमीटर इसकी लेंथ दी हुई. तो हम यहाँ से और यहाँ तक का पॉइंट की लेंथ लिख देंगे कितनी, 40 किलोमीटर. हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली. क्लियर है? आई क्वेश्चन नंबर 2. वो कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर. हमें इसमें से बताना है कौन से स्केलर है कौन से वेक्टर है. तो पहला है 10 kg, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी. सेकंड है आपका 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट. अगर आप देखोगे तो ये इसकी डायरेक्शन दी हुई है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी. थर्ड है 40 डिग्री. अब डिग्री की कोई डायरेक्शन तो होती ही नहीं, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी. फोर्थ है 40 वॉट पावर होती है वैसे, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी. फिर है 10⁻⁻19 कूलम, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी. सिक्स्थ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यूनिट को देखो, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्लियर है? बस हमें देखना है कि डायरेक्शन मिल रही है हमें या नहीं मिल रही. अगर हम वो देख पाएंगे तो हम आंसर इजीली कर पाएंगे. जिसकी तरफ वैल्यू आ रही है वो स्केलर, उसकी वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी आ रही है वो वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्लासिफाई अगेन स्केलर एंड वेक्टर. टाइम पीरियड स्केलर, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती. डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, डिस्टेंस स्केलर होता है. फोर्स वेक्टर, ये हमने एग्जांपल दिया था ऊपर. वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, ये भी एग्जांपल दिया था. वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, क्योंकि वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती. नेक्स्ट चलते हैं. अब ये फिगर दी हुई है हमें, इसमें ए बी सी डी 4 वेक्टर दिए. कह रहा है इनमें से आइडेंटिफाई करो को इनिशियल वेक्टर, मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो. तो यहां से हम देख सकते हैं कि ए वेक्टर और डी वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं. ए वेक्टर और डी वेक्टर जो है वो को इनिशियल वेक्टर है, और कोई को इनिशियल नहीं, बाकी सब डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं. फर्स्ट. सेकंड आ जाओ. सेकंड है आपका इक्वल वेक्टर. अब इक्वल में हमें दोनों चीजें देखनी होती है, आपका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए. तो यहां से अगर आप देखोगे तो बी एंड डी दोनों इक्वल वेक्टर हैं. इनकी डायरेक्शन भी सेम है, एक ही तरफ जा रहे हैं दोनों, एरो देखो उनके, और उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेंथ भी सेम. थर्ड आ जाओ. कोलिनियर बट नॉट इक्वल. कोलिनियर में मैंने बताया था हम कुछ नहीं देखते, ना मैग्नीट्यूड देखते ना डायरेक्शन, बस वो पैरेलल होने चाहिए. तो इस हिसाब से पैरेलल दो बन रहे हैं, एक ए सी और बी डी. बट उसने हमें एक कंडीशन दे दी है कि वो इक्वल नहीं होने चाहिए. तो बी डी तो इक्वल दे, तो बी डी का नाम नहीं लेंगे, हम क्या लिखेंगे, पैरेलल वेक्टर ए सी. ए एंड सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल. अगर सिर्फ कोलिनियर होता तो दोनों लिखने होते हमें, ए सी एंड बी डी, वो कोलिनियर है. राइट? बट उसने साथ में लिखा हुआ है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो हमारा आंसर आएगा ए एंड सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल. नेक्स्ट आ जाइए.
फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स है ये। ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। अब ए जो है इधर जाएगा और जो माइनस ए है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन का अपोजिट होगा, मगर रहेंगे तो पैरेलल, तो यस ट्रू, ये कोलिनियर पैरेलल होना चाहिए, हमें डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता कोलिनियर। नंबर टू, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फॉल्स। मैंने अभी बताया था कोलिनियर में हमें मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो इसने कहा मगर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होने चाहिए, तो फॉल्स है, तो हमें ऐसा तो देखना ही नहीं होता। नंबर थ्री, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। फिर फॉल्स, क्योंकि हमें कोलिनियर में मैग्नीट्यूड का कोई कंडीशन है ही नहीं, ये कंडीशन दे रहा है आपको, तो फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ आ जाओ, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब कोलिनियर है मतलब वो पैरेलल तो है, अब एक इधर हो सकता है एक इधर हो सकता है, उनकी लेंथ भी बराबर है, तो क्या वो इक्वल होंगे? नहीं, अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है। इक्वल में हमें दोनों चीजें सेम चाहिए होती है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड, ये भी फॉल्स है। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं, नया टॉपिक आ रहा है अब इसमें, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट है, हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के लिए हमारे पास दो लॉज है, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ तब लगता है जब इनिशियल पॉइंट, पहले का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे का इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो जो तीसरी साइड होती है ट्रायंगल की वो इनका सम माना जाता है। मान लो कि एक ये पहली लाइन जो थी ए वेक्टर है और जो दूसरी लाइन थी वो बी वेक्टर है, तो जो तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की वो इनका सम दिखाएगी। तो इफ वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी वेक्टर, देन to add them they are positioned so that initial point of one coincide with terminal point of other। मतलब एक का टर्मिनल पॉइंट आ रहा हो और दूसरे का इनिशियल पॉइंट आ रहा हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो इसका ये टर्मिनल पॉइंट और बी का ये इनिशियल पॉइंट, देन द सम इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ, ये ट्रायंगल लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि ए और बी पैरेलल एडजेसेंट साइड्स दिखाती हैं पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड, एक ए मतलब उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो जाएगा और ये वाला बी, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दिखा रहे हैं, तो इनका जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, स्टार्टिंग दो डायगोनल होते हैं मगर स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इनिशियल पॉइंट, वो रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी को। इसको आप चाहो तो पैरेललोग्राम पूरा कर सकते हो। तो पैरेललोग्राम कहता है इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, then their sum a plus b is represented by diagonal of the parallelogram। कौन सा डायगोनल? थ्रू देयर कॉमन, जो कॉमन पॉइंट से शुरू हो रहा है वो वाला डायगोनल जो है उनका सम रिप्रेजेंट करेगा। इसको मैं आगे फिगर से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए वेक्टर है ये रहा और बी वेक्टर है ये रहा, ये एडिशन साइड्स दिखा रही हैं दोनों, एक इधर वाली और एक इधर वाली, जो इनका सम है वो डायगोनल दिखा रहा है। कौन सा? वो जो उनके इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर में वेरीफाई होती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी बाद में, ऐसे ही ए पहले प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, ये इक्वल होगा। ऐसी एडिटिव आइडेंटिटी ये क्लासेस छोटी क्लास में पढ़ी हुई है, मतलब ए प्लस जीरो करें, जीरो मतलब जीरो वेक्टर, और जीरो प्लस ए करें, आंसर आपका ए आएगा, तो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो वेक्टर, जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या था? जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, राइट। नेक्स्ट आइए, अब आ रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर है। अभी प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर आगे आएगा, जिसमें हम स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे। तो लेट ए बी एनी वेक्टर एंड लैम्डा बी एनी स्केलर, तो देयर प्रोडक्ट वेक्टर ए एंड स्केलर इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, और इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा ए से। मान लो हमारे पास कोई ए वेक्टर है 2i 3j और 4k, हमें इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। मान लो हमें 5a करना है, तो आपको सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये स्केल प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर हो जाएगा। 10i 15j 20k, राइट। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हम
पहले समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास 3 पॉइंट है, A100, B010 और C001। ये 3 पॉइंट है एक्स वाई और जेड एक्सिस के ऊपर। तो जो OA होगा, अगर आप इसको बना के देखोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस और ये हो जाएगी आपकी जेड एक्सिस। तो OA जो होगा वो आपका 100 है, तो ये हो गया आपका इसका मैग्नीट्यूड 1, लेंथ 1। ऐसी OB की भी लेंथ 1 हो जाएगी और OC की भी लेंथ 1 हो जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड जो है इनका 1 हो जाएगा। देन दीज वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट along x, y and z axis is denoted by I, J and K। अभी पीछे बताया था मैंने आपको, I, J, K क्लियर करूंगा। तो I, J, K एक यूनिट वेक्टर होते हैं along x axis, y axis and z axis। तो उनके साथ एक हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, एक को I कहते हैं, I कैप, J कैप और K कैप, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो आंसर तो वही आ जाता है, तो 1 उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। आई स्केलर कंपोनेंट। अब अगर कोई वेक्टर है हमारे पास, जैसे यही ए वेक्टर ले लेते हैं हम, 2i, 3j और 4k, तो इसके स्केलर कंपोनेंट पूछ रहा है। तो इसके स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे आपके आगे वाले 2, 3 एंड 4। इसके स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे 2, 3, 4। और अगर यही हमसे वेक्टर कंपोनेंट पूछेगा, इसके तीनों वेक्टर कंपोनेंट बता दे, तो इनके साथ हम i, j, k भी ले लेंगे। मतलब 2i, 3j, 4k आर 3 वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर है? इजी? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज में हम देखते हैं। अब जैसे वो कह रहा है, यहाँ क्लियर हो जाएगा अब आपको काफी चीजें। वो कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का मैंने आपको फार्मूला बताया था, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको डिनोट करते हैं हम मॉडुलस के साइन से। तो ए का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसके आगे 1 आ रहा है, इसका भी 1 हो गया, वाई और जेड भी 1 हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 + 1 √3 यूनिट। ये आ गया आपका ए का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही हम जब बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होने से -7 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस लिखो या ना लिखो, और -3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 7 का स्क्वायर होगा 49 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 53, 53 + 9, 53 + 9 हो गया आपका 62। क्लियर है? अब सी का आ जाओ, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा आपका अंडर द रूट 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर। तो जब आप इनके स्क्वायर्स करोगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 + 1 वो भी 3 कट जाएगा, तो √1 यानी आंसर आ जाएगा 1 यूनिट। सिंपल है, फार्मूला याद रख लो मैग्नीट्यूड निकालने का, x² + y² + z² अंडर द रूट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो हमें कोई 2 डिफरेंट वेक्टर लेने हैं, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर। एक ले लो आप i + 2j और दूसरा ले लो आप 2i + 1j, कोई भी ले सकते हैं ऐसे। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये भी आएगा 1² और 2², ये हो गया आपका 1 + 4 यानी √5। सेम ऐसे इसका भी करोगे तो ये 2² + 1² यानी √5। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट बोथ हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब डिफरेंट वेक्टर्स। डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ये जो आगे ये 1 और 2 है, ये इसकी डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो 1 और 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा, 1, 2 और 2, 1 इसके हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 2, 1। अगर आप इसकी डायरेक्शन देखोगे तो ये डायरेक्शन इधर जा रही है और ये डायरेक्शन इधर जा रही है, तो हैविंग डिफरेंट डायरेक्शंस बट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो 2 डिफरेंट वेक्टर हो गए मगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब हमें 2 वेक्टर लिखने हैं जिनकी सेम डायरेक्शन हो। तो आप कोई भी ले लो, जैसे मान लो आपने ले लिया i + 3j, ले लिया। फिर आप दूसरा वेक्टर ले लो, उसको कोई मल्टीपल ले लो, जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 5i + 15j। अब आप अगर इनको प्लॉट करके देखोगे तो ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ये 1 है, ये 3 है कुछ यहाँ पे, और वो लोगे 5 लोगे और वो 15 लोगे, तो भी ये जब इनकी डायरेक्शन देखोगे इसके हिसाब से तो ये सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये 5 15 हो जाएगा और ये 1 3 हो जाएगा।
तो दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं ये, 1i3j और 5i15j, दो डिफरेंट वेक्टर, बट डायरेक्शन दोनों की सेम है। समझ आ रहा है डायरेक्शन कहने का मतलब? नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट दे आर इक्वल। अगर ये इक्वल है तो इनके हर कंपोनेंट सेम होना चाहिए, मतलब 2i और प्लस 3j इक्वल होना चाहिए xi प्लस y है। सिर्फ हमें कंपेयर करना है कंपोनेंट्स को। तो आप देखोगे i का कंपोनेंट x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हमें x और y निकालने थे, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछते रहना, मैं हर कमेंट का आंसर कर दूंगा। आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इनिशियल पॉइंट 21 एंड टर्मिनल पॉइंट 57। अब हमें दो दिए, एक इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है 21, इसको हम कह देते हैं a, और एक हमें टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है -57, जिसको हम कह देते हैं b। वो कह रहा है कि इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताओ। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर बना लेते हैं। ए बी वेक्टर बनता है b माइनस ए करके। अगर ये बी ए वेक्टर होता तो a माइनस बी करते, उल्टा कर देते हैं। ए बी वेक्टर है तो b माइनस ए, तो b हो गया हमारा -5 और -2 i क्या, और वो हो जाएगा 7 - 1 j क्या। तो हमारा वेक्टर बन गया -7i और 6j। अब इसके स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे, जो आगे स्केलर लिखे हुए हैं, जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, वो हो जाएंगे स्केलर कंपोनेंट। जैसे कि हो गया आपका -7, 6, ये हो गया इसके स्केलर कंपोनेंट। और अगर ये हमें वेक्टर कंपोनेंट लिखने होंगे तो हम इनके साथ i j भी ले लेंगे साथ में। तो वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा -7i एंड 6j। ये हो गए इसके वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर है? तो सबसे पहले आप वेक्टर बना लो और फिर उसके बाद स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट दोनों बता सकते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर a b एंड c। हमें तीनों का सम निकालना है। a जो हमें दिया हुआ है i -2j प्लस k, b जो हमें दिया हुआ है -2i प्लस 4j प्लस 5k, और c जो कि हमें दिया हुआ है, ये वेक्टर है, ऊपर साइन लगाने होंगे, i -6j -7k। तो हमें वो कह रहा है आप a प्लस b प्लस c निकालिए। तो आप क्या करोगे, सबके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड कर दो। जैसे ये 1 है, ये -2 है, तो ये हो गया -1, 1 और -2 को ऐड करोगे -1 और ये हो गया +1, तो 0i हो गया। -2 + 4 +2 +2 -6 -4 -4j गैप हो गया, और ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, +5, तो 6 6 - 7 -1, ठीक है। ये हो गया 0i -4j -1 के, तो 0 ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, तो -4j -k। ये आ गया हमारा तीनों का सम। क्लियर? ऐड ही करना है, आगे वाले जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड करते जाओ। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम उसी को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करते हैं वेक्टर को। तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो आप। ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लिखवाया अभी मैंने, x² + y² + z²। तो ये हो गया आपका 1² + 1² + 2², तो 1 + 1 + 4 यानी √6। तो इसको सबको √6 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/√6 i कैप, 1/√6 j कैप प्लस 2/√6 k कैप। ये बन गया आपका यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इजी है, मैं फार्मूला इसका याद रख लो, यूनिट वेक्टर निकाल। नेक्स्ट आइए फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन पी क्यू। तो हमें p और q दिए हुए हैं, तो p दिया हुआ है हमें 1 2 3 और q दिया हुआ है हमें 4 5 6। अभी हम पीछे भी करके आए, पहले इसका आपको वेक्टर बनाना पड़ेगा p q का, और फिर यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो p q निकालने के लिए हमें q - p करना होता है, बताया था मैंने, उल्टा होता है। 4 - 1 i, 5 - 2 j और 6 - 3 ठीक है। तो ये हो गया आपका 3i 3j प्लस 3k PQ। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो हमें पहले इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसको PQ कैप कहेंगे, तो PQ वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसका फॉर्मूला होता है x² + y² + z² √।
तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 999 यानी 27। इसमें से 9 तो फैक्टर बन के बाहर चला जाएगा, 3 हो जाएगा और पीछे आ जाएगा √3 यूनिट आ गया। अब इसको पी क्यू से डिवाइड कर दो, ये रहा पी क्यू वेक्टर, इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 3/3 √3 i कैप प्लस 3/3 √3 j कैप प्लस 3/3 √3 k कैप। ये काटना चाहो तो आप काट सकते हो सबका, तो ये हो जाएगा 1/√3 i कैप 1/√3 j कैप 1/√3 k कैप। ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया जो हमें निकालना था इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो आपको पहले पी क्यू वेक्टर बनाना है क्यू माइनस पी करके, और फिर उसका यूनिट वेक्टर बना देना। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करना, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट्स।